हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग जीएसटी में पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। एंड पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में हम लोग सेक्शन 49 कंप्लीट किए थे। उसके साथ हम लोगों ने 3 लेजर के बारे में पढ़ा था। रूल 85, 86 एंड 87 में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में डिटेल्स में एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जीएसटी में जो टैक्सेस है उसका एडजस्टमेंट कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और प्रोविजंस पढ़े थे, अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी। सेक्शन 49 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स सेक्शन 50। सेक्शन 50 हमें बताता है इंटरेस्ट के बारे में, मतलब जीएसटी में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। एंड आपको कब कब इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, कितने परसेंट पे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, कौन से पीरियड के लिए इंटरेस्ट देनी पड़ेगी एंड कौन से अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम सेक्शन 50 में डिस्कस करेंगे। अगर आप नॉर्मली देखेंगे बाबा, तो नॉर्मली आपको इंटरेस्ट कब लगेगा? आपको जीएसटी का टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को फॉर टैक्स पीरियड, ठीक है। टैक्स कौन कौन पे करता है फ्रेंड्स? टैक्स 2 लोग पे करते हैं। एक तो आपका जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन होगा और एक जो है आपका कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन होगा, ठीक है। सेक्शन 10 वाला भी देगा, सेक्शन 22 वाला भी देगा। लेकिन जो नॉर्मल वाला है फ्रेंड्स, वो कब कब देता है? वो हर मंथ पे रिटर्न देता है, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को रिटर्न देता है। फॉर एग्जांपल जून मंथ में मैंने जो सप्लाई किया उसका रिटर्न में जुलाई 20th या फिर उससे पहले रिटर्न भरूंगी, ठीक है। लेकिन जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले होते हैं वो लोग क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, ठीक है। लाइक अप्रैल मई जून का रिटर्न वो लोग 18th ऑफ द जुलाई से पहले भरेंगे, ठीक है, 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। तो आप अपने टैक्स पीरियड के लिए आप जब लायबल है टैक्स पे करने के लिए, ठीक है, अगर आप उस वक्त टैक्स पे नहीं करोगे और उसके बाद में आप पेमेंट करते हो, तब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। आपको गवर्नमेंट को पैसा देना था, आपने दिया लेकिन लेट से दिया, तो जितना पीरियड के लिए आपने लेट से दिया उतना पीरियड का आपसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट वसूल करेगा, ठीक है। तो 3 केस पे इंटरेस्ट लगता है जीएसटी में। और पहला चीज़ तो एकदम से क्लियर है कि अगर आप एक टैक्स पीरियड के लिए जो रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, अगर वो आप विद इन द टाइम नहीं करेंगे, टाइम बाद करेंगे, बाद में पेमेंट करेंगे, तब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहला केस क्या है, पहला केस कब इंटरेस्ट लगेगा? पहला है डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फुल और पार्ट विद इन द पीरियड। आप अपने टैक्स पीरियड का रिटर्न जब करना था तब आपने नहीं किया, ठीक है। अब बोलो मैम कितना परसेंट लगेगा? फ्रेंड्स ये बोला क्या है जीएसटी में कि इस केस पे, मतलब जब आप टैक्स को विद इन द टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इस केस पे मैक्सिमम जो जीएसटी का रेट है वो 18% है। दिस इज द मैक्सिमम रेट। और कितना रेट पे लगेगा वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल जैसे रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट उतना रेट नोटिफाई करेगा, लेकिन प्रेजेंटली जो नोटिफाइड रेट है वो मैक्सिमम है एंड दैट इज द 18%। ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। फिर देखो दूसरा केस। दूसरा केस क्या है? अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी। अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी की मतलब क्या समझते हो? देखो आपका जो आईटीसी था, ठीक है, सपोज आपने कोई गुड्स खरीदा ₹100 में, ठीक है, एंड उसके ऊपर आपने 10% टैक्स पे किया, 110 रुपीज़ आपने पेमेंट किया है। आपको आईटीसी कितना का मिलेगा? 10%। आपको ₹10 का आईटीसी आपके लेजर पे क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, 12 रुपये आपने क्लेम कर लिए अनड्यू, जो कि आपका ड्यू नहीं था। आपका ड्यू कितना था फ्रेंड्स? 10 रुपीज़, लेकिन आपने कितना क्लेम किया? 12 रुपीज़। और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी आपने कितना रुपया एक्सेस क्लेम किया? 2 रुपये एक्सेस क्लेम किया, ठीक है। तो इस केस में आपको इसका आईटीसी तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो इनएलिजिबल किट है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट सिंस आपने क्लेम किया, आपने गलती की, इसीलिए आपको ये 2 रुपया तो नहीं मिलेगा, प्लस इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। एंड ये जो आप इंटरेस्ट दोगे ये कितने रेट पे दोगे फ्रेंड्स? मैक्सिमम 24%। एंड जब इन्फोर्स होगा काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट जितना नोटिफाई करेगा तब तक उतना रेट लगेगा, लेकिन जो प्रेजेंट रेट है वो 24% है और मैक्सिमम भी है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आप आईटीसी
ज़्यादा क्लेम कर लेते हो जो कि आपका ड्यू नहीं है, तब आपको वो तो इनएलिजिबल रेट है, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्लस क्योंकि आपने क्लेम किया जो कि ड्यू नहीं था, अनड्यू था, ठीक है, जो कि एक्यूरेट नहीं था, गलत था, आपने जानबूझ के ज़्यादा क्लेम किया, तब आपको गवर्नमेंट को एज ए पेनल्टी आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी 24% पर एनम के रेट पे। क्लियर हुआ? सेकेंड चीज़, पहला चीज़ था कि आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया, आपने डिले पेमेंट किया, तो 18% पर एनम रेट पे आपको इंटरेस्ट देना है। सेकेंड थिंग, आपने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर ली है, ठीक है, जो कि आपका ड्यू नहीं था। एंड द थर्ड वन इज अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। ये क्या बोला फ्रेंड्स, देखिए ये बोल रहा है आपका जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी था, सपोज आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है 100 रुपीज़ का, ठीक है, लेकिन आपने कस्टमर जो है उससे कलेक्ट कर लिया गलती से, या फिर आपने ज़्यादा पेमेंट कर दी, कितना, 150 रुपीज़, ठीक है। अभी आपको रिड्यूस करनी है, रिड्यूस कितना करना था, 50 रुपीज़, लेकिन आपने रिड्यूस कर दिया 70 रुपीज़। तो ये 70 नहीं करना था, आपने 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिडक्शन कर लिया लाइबिलिटी से, आप अपने आउटपुट लाइबिलिटी से एक्सेस रिडक्शन कर दिए, या फिर आपने अपनी आउटपुट लाइबिलिटी कम दिखाई है, ठीक है। देखो कस्टमर फ्रेंड्स दो तरीके से बेनिफिट उठा सकता है जीएसटी में, गलत तरीके से। पहला तो आपने कोई चीज़ परचेज नहीं की लेकिन आपने आईटीसी दिखा दिया, ठीक है, जो कि अनड्यू है, उस केस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। एंड सेकेंड थिंग, आपका आउटपुट लाइबिलिटी ज़्यादा है लेकिन आप कम दिखा रहे हो, सप्लाई ज़्यादा है लेकिन आप कम दिखा रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट को आप टैक्स फाँक रहे हो इधर सप्लाई कम करके या फिर परचेज ज़्यादा दिखा के, ठीक है। इधर आप आउटपुट टैक्स को कम कर रहे हो या फिर आप इनपुट टैक्स को बढ़ा रहे हो। क्लियर हुआ ये चीज़, क्रेडिट को बढ़ा रहे हो, टैक्स को कमा रहे हो। तो वो दो केस बोलता है सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड और दो केस के बारे में बात करता है। क्या बोलता है, आपने आपका आईटीसी ज़्यादा दिखाया है या फिर आपने आपका जो आउटपुट टैक्स है उसका ज़्यादा रिडक्शन लिया है, वो कम कर दिया है, ठीक है। ये दो केसेस पे आपको 24% रेट लगेगा जो कि मैक्सिमम रेट है, और प्रेजेंटली क्या लेगा, जो गवर्नमेंट नोटिफाई किया है एज पर द रिकमेंडेशन बाय द काउंसिल। एंड प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 24% इन केस 2 and 3 एंड 18% इन केस 1। क्लियर है? अब देखिए ये तो पता चल गया कौन से 3 केसेस पे हमको इंटरेस्ट लगता है, ये क्लियर है। कितना रेट पे लगता है ये भी हम लोगों ने देख लिया, 18%, 24%, 24%, ये भी क्लियर है। अब बताओ मैम कौन से पीरियड के लिए लगेगा, ठीक है। मैंने, ठीक है, पहला केस पे मैंने डिले तो कर दी, मुझे 20th को देनी थी लेकिन मैंने सपोज 30th को रिटर्न भरा, तो मैंने कितना डे डिले किया वो मेरे को बताओ। मतलब 20th को पेमेंट होनी थी तो 20th से लेके 30th तक 11 डेज होती है, अगर मैं 20th को इंक्लूड करूँ तो। अगर मैं 20th को एक्सक्लूड कर दूँ तो 10 डेज होती है, और अगर क्योंकि मैंने 30th को पेमेंट कर दिया है तो 20th और 30th को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूँ तो 9 डेज होती है। तो मेरी जो इंटरेस्ट लगेगी मैम वो कितनी दिन की लगेगी, वो मेरी 9 डेज़ की लगेगी, 10 डेज़ की लगेगी या 11 डेज़ की लगेगी, कितनी लगेगी मेरे को वो बताओ। तो देखो आपको जीएसटी में बोला गया आपका जो इंटरेस्ट लगेगा जिस दिन आपको पेमेंट करनी थी, मतलब आपको 20th को पेमेंट करनी थी उसके सक्सीडिंग डे से, मतलब 21st से आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। मतलब अगर आपने 30th को पेमेंट किया तो इंक्लूडिंग 30th, जिस दिन आप पेमेंट करोगे उस दिन का भी आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो अगर आप 30th को पेमेंट करते हो तो 21st से लेके 30th तक मतलब 10 डेज का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। क्लियर है ये चीज़? देखो, इंटरेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट टिल एक्चुअल पेमेंट रिसीव्ड डेट, ठीक है। नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट, मेरा ड्यू डेट कब रहता है फ्रेंड्स, मेरा ड्यू डेट रहता है 20th को। अगर मैं नॉर्मल टैक्स पेयर हूँ, एजम्पशन है कि मैं नॉर्मल टैक्स पेयर हूँ, मेरा ड्यू डेट कब है, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। उस डेट से लेके आपने जब एक्चुअल पेमेंट किया उस दिन तक आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखोगे तो जून मंथ का आपको रिटर्न कब भरना था फ्रेंड्स, जुलाई 20 तक आपको भरना था रिटर्न, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, जुलाई 27 को भरा आपका रिटर्न, तो आपको इंटरेस्ट कौन से पीरियड के लिए लग जाएगा फ्रेंड्स। सपोज आपका आउटपुट टैक्स था 10,000 का, आपका आईटीसी था 5,000 का, ठीक है। आपको नेट पेमेंट करनी है 5,000 रुपीज़,
ये भी क्लियर है। तो ये 5000 के रुपीज़ के ऊपर आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। कितना परसेंट लगेगा? 18% लगेगा। अब देखो कितने दिन के लिए लगेगा। जून 20 को आपका था ड्यू डेट, क्या बोला? इंटरेस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट, मतलब 21 से लगेगा। 21 से कब तक लगेगा? टिल द एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट मैंने कब किया? 27 को किया। तो 21 से 27 कितना डेज होता है? 7 डेज होता है। इसके ऊपर लेंगे 7 डेज डिवाइडेड बाय 365। क्लियर है ये चीज़? तो इतना अमाउंट का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्लियर हुआ पहला क्लॉज? आपको इंटरेस्ट कैसे लग रही है? हर एक केस में आपको इंटरेस्ट वैसे ही लगेगा, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट टिल द एक्चुअल पेमेंट रिसिप्ट डेट। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर देखो इंटरेस्ट के रिलेटेड कुछ 2-3 छोटी छोटी चीज़ें दी हैं। देखिए, पहला बोला पे इंटरेस्ट वॉल्यूंटरीली। आपको आपका इंटरेस्ट वॉल्यूंटरीली पे करना है। अगर आपने जून मंथ का रिटर्न जो है टाइमली नहीं भरा, तो आप जब रिटर्न भरोगे आप टैक्स पेमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी वॉल्यूंटरीली आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको इंटरेस्ट वॉल्यूंटरीली पेमेंट करनी है। सेकेंड थिंग बोला इंटरेस्ट लाइबिलिटी कैन नॉट बी सेटल्ड विथ क्रेडिट लेजर बैलेंस। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि हम लोग के पास 3 लेजर होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, जिसपे हम लोगों का टोटल लाइबिलिटी शो करेगा डेबिट साइड पे। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसमें आपके पास कितना क्रेडिट अवेलेबल है वो शो करेगा क्रेडिट साइड पे। एंड तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिस पे आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करोगे वो क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट होगा एंड जितना पेमेंट होता जाएगा वो डेबिट होता जाएगा। ये चीज़ मैंने बताया था। और एक चीज़ बताया था, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, मतलब जो टैक्स का पोर्शन है वो तो आपके क्रेडिट लेजर से एडजस्ट होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है, जो फाइन है, जो पेनल्टी है, जो टीडीएस टीसीएस वगैरह होता है, वो हम लोग कहाँ से पेमेंट करेंगे फ्रेंड्स? कैश लेजर से पेमेंट करेंगे। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो वही चीज़ बोला है ये, इंटरेस्ट लाइबिलिटी कैन नॉट बी सेटल्ड विथ क्रेडिट लेजर बैलेंस। क्रेडिट लेजर के बैलेंस से आपका इंटरेस्ट लाइबिलिटी सेट ऑफ नहीं हो सकता है। फिर क्या बोला? राउंड ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट टू नियरेस्ट रुपीज़। ये तो ईजी है। आपको कुछ भी टैक्स अमाउंट है तो आपको नियरेस्ट रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज आपका आता है 99.5 रुपीज़, तो वो हो जाएगा 100 रुपीज़। ठीक है, नियरेस्ट 100 पे आपको कन्वर्ट करना है, मतलब नियरेस्ट रुपी पे। अगर 99.8 है तो वो हो जाएगा 100, अगर 99.4 है तो वो हो जाएगा 99। नियरेस्ट रुपीज़ 0.5 या उससे ज़्यादा है तो नेक्स्ट वाला अमाउंट आएगा, 0.5 से कम है तो प्रीवियस अमाउंट आएगा। ये चीज़ क्लियर है? तो ये कुछ 3 छोटी छोटी चीज़ें बुक में दी है आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड। ये चीज़ क्लियर हुआ? अभी बस एक चीज़ और बचा है फ्रेंड्स, कि कौन से अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, बिकॉज इसको लेके पहले बहुत सारे कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन अब सब क्लियर हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये प्रीवियस एग्जाम्पल में बता दिया तो समझ में आ गया होगा। 10,000 का मेरा आउटपुट था, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी, 5,000 का इनपुट क्रेडिट था, तो मेरे को रिमेनिंग पे करने थे 5,000, तो उस पर मैंने टैक्स लगाया। ठीक है, लेकिन ये जो केस था ना फ्रेंड्स, पहले बहुत कंफ्यूजिंग था। और क्या था वो देखिए। पहले क्या था ना, पहले बोलता था आपको, सपोज आपका आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट टैक्स है आपका 5,000। ओके, आपका आईटीसी अवेलेबल है 2,000, आपको नेट पेमेंट कितना करना है? 3,000। और ये नेट पेमेंट आप कहाँ से करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का सारा क्रेडिट यूटिलाइज होने के बाद जो रिमेनिंग है वो आप कैश लेजर से पेमेंट करेंगे। ठीक है, पहले क्या बोलता था, अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किए, अगर किसी ने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं की तो उसको ये क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड आपको टैक्स इंटरेस्ट किसके ऊपर देना पड़ेगा? ये ग्रॉस अमाउंट पे। मतलब आपको पे करनी थी 5,000 रुपीज़, तो आपको जो इंटरेस्ट है 18% 5,000 रुपीज़ के ऊपर लगेगा। ये पहले था, लेकिन जो फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट आया उसमें बोला गया कि नहीं, ये ग्रॉस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा एसएससी को जो अमाउंट अपने कैश लेजर से पेमेंट करना है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट लगेगा। मतलब जो आईटीसी ऑलरेडी अवेलेबल है आपके लेजर्स में उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अभी अमेंडमेंट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? 3,000 के ऊपर 18% लगेगा। क्लियर है?
अभी आप बोलोगे मैम सपोज मेरा आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ था 5000 रुपीज़, लेकिन मेरा आईटीसी अवेलेबल है 6000 रुपीज़। ठीक है, मेरा आईटीसी कितना अवेलेबल है 6000 रुपीज़। तो मेरा आईटीसी जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो कितना होगा, 1000 का मेरा आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो मेरा जो पेमेंट करना है इस साल में, ठीक है, वो कितना पेमेंट करना है, कैश पेमेंट अगर मैं करूँगी तो मेरे को पेमेंट कुछ करना है क्या, नहीं करना है। अगर इस मंथ का रिटर्न में डिले करूं तो क्या मुझे इंटरेस्ट लगेगा, बताओ। अमेंडमेंट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो आईटीसी था वो इनफ था टू मीट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। लेकिन जो प्रीवियस प्रोविजंस था उस वक्त आपको लग जाता 5000 के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट आया है बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया फ्रेंड्स, कि अगर आपका आईटीसी सफिशिएंट है टू मीट योर आउटपुट टैक्स, तब आप अगर डिले रिटर्न फाइल करोगे तो आपको तब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको कैश लेजर से कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है, देन कैश लेजर से आपको जितना पेमेंट करना है उसके ऊपर आपको 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा। क्लियर है? तो एक बार आइए बुक से रीड करते हैं, फिर हम लोग आगे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अमेंडमेंट्स मेड बाय द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019। क्या अमेंडमेंट आया है, देखिए जो आपके लिए रेलिवेंट है मैं वो बता रही हूँ। देखिए सेक्शन 50 का अमेंडमेंट क्या है। एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर बट फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द गवर्नमेंट विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, आपका टैक्स पीरियड नॉर्मल के लिए 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड जो कंपोजिशन स्कीम में उसके लिए क्वार्टरली। ठीक है, वही बोला है फॉर द पीरियड फॉर विच द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ रिमेन्स अनपेड पे ऑन हिज ओन, खुद से वो पे करेगा इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 18%। मैंने बताया मैक्सिमम लगेगा 18%, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। जितना वो रिकमेंड करेगा, जितना गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, उतना परसेंट पे इंटरेस्ट देना है, ओन मतलब खुद से देना है, लेकिन मैक्सिमम 18%। प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date। अगर आपने ड्यू डेट के बाद आपका टैक्स पेमेंट कर रहे हो in accordance with the provision of section 39 except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or 74 in respect of the said period shall be levied on that portion। कौन से पोर्शन पे इंटरेस्ट लगेगा फ्रेंड्स, द टैक्स दैट इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन से अमाउंट पे लगेगा फ्रेंड्स, उस अमाउंट पे दैट इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपको जितना अमाउंट पे करना पड़ता उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपका आईटीसी इनफ है टू मीट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, देन आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपका आईटीसी कम है तो रिमेनिंग पार्ट आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करेंगे एंड उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 18% पर एनम के हिसाब से। क्लियर बा ये चीज़? अब देखते हैं आप जब इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो आपका कौन कौन सा लेजर हिट होगा। देखिए प्रैक्टिकल फील्ड में आपको क्या काम आएगा। देखिए जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे आपको पता चला कि क्रेडिट लेजर से कभी भी इंटरेस्ट अमाउंट एडजस्ट नहीं कर सकते आप, आपको इंटरेस्ट खुद से पे करना पड़ेगा ओन पॉकेट से, एंड वो आप कैश लेजर से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो जब इंटरेस्ट का बात आएगा तब कौन सा दो लेजर हिट होगा। देखिए पहले तो इंटरेस्ट आपका लाइबिलिटी है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में आपका शो होगा। जैसे कि मैंने बताया था आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर का डेबिट साइड पे आपका सारा लाइबिलिटी शो होता है, ये चीज़ तो क्लियर है। यहाँ पे आपका सारा लाइबिलिटी शो होता है, आपका जितना भी टैक्स का आउटपुट लाइबिलिटी हो या फिर आपका इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, फाइन हो, सब लाइबिलिटी ऑल टोटल लाइबिलिटी आपका डेबिट साइड में शो होता है, ये मैंने बताया था। तो जब आपका इंटरेस्ट का लाइबिलिटी आएगा तो वो भी आपके डेबिट साइड में शो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर का डेबिट साइड को हिट करेगा आपका इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी इंक्रीज बाय इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट से जितना भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगा वो डेबिट साइड को हिट करेगा, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद आपको पेमेंट कहाँ से करना है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बात ही नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरेस्ट का बात है,
एक तो इंटरेस्ट बढ़ेगा लाइबिलिटी लेजर में एंड उसको हम पेमेंट करेंगे कैश लेजर से, तो क्रेडिट लेजर का यहाँ पे एडजस्टमेंट ही नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मैंने आपको बताया था हम जितना भी डिपॉजिट्स करते हैं, कौन कौन सा डिपॉजिट, चालान के थ्रू करो, ऑनलाइन करो, आपका ऑफलाइन करो, अप टू 10,000 तक तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ओवर द काउंटर, ठीक है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा है तो आपको डिजिटली करना पड़ता है। तो आप लोग जो भी डिपॉजिट्स करते हैं वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके वो लेक्चर देखिए, ठीक है। उसके बाद आप जो भी पेमेंट करोगे यहाँ से वो आपका डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद आप जो भी पेमेंट करोगे वो आपके डेबिट साइड में आएगा। तो आप जब इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट का पेमेंट आपके डेबिट साइड में आएगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर को यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट हिट हुआ एंड यहाँ पे आपका इंटरेस्ट हिट हुआ। तो अगर मैं इसका अकाउंटिंग एंट्री बनाऊँ तो क्या होगा फ्रेंड्स, जब आपका यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है, जब लाइबिलिटी लेजर में हिट हो रहा है, तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट पेएबल, यहाँ पे इंटरेस्ट आया डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, पहला एंट्री तो ये होगा। एंड जब हम पेमेंट कर रहे हैं तब एंट्री क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर अकाउंट डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये चीज़ भी क्लियर है। तो ये सेट ऑफ कैसे होता है, देखो पहला एंट्री मैंने क्या बताया, पहला एंट्री बताया इंटरेस्ट पेएबल टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, जब आपका इंटरेस्ट डेबिट होगा जब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर को हिट करेगा। एंड द सेकेंड वाज इज इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जब हम कैश को पेमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर पहले बार में क्रेडिट हो रहा है एंड सेकेंड बार जब हम पेमेंट कर रहे हैं तब ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो आपके ये जो डेबिट क्रेडिट है यहाँ पे ये सेट ऑफ हो जाता है, एक बार ये क्रेडिट हुआ, एक बार ये डेबिट हुआ, ये चीज़ क्लियर हुआ। अगर आप अल्टीमेटली देखोगे तो आपका जो एंट्री रिफ्लेक्ट हुआ वो क्या हुआ, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आपका जो इंटरेस्ट था वो कहाँ से पे हुआ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, ठीक है। मैंने मेरा बेस्ट दिया है आप लोग को ये चीज़ बहुत इजीली क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप लोग प्रोविज़न के साथ साथ फ्रेंड्स कल आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम करेंगे, तो आपको प्रैक्टिकली चीज़ें पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपका लेज़र में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। ये तो सबको ही आपको बता देंगे कि आपके अपने इंटरेस्ट डिले क्या है, 18% पर एनम आप इंटरेस्ट दे दो फॉर दिस पीरियड, दिस इस अमाउंट पे दे दो। लेकिन आप जब जीएसटी पोर्टल में जाएंगे तब आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच को साथ में लेके पढ़िए, सो दैट आपका पढ़ा हुआ कुछ वैल्यू देगा। अदरवाइज आप सिर्फ एग्जाम के पेपर्स एंड रिजल्ट तक में ही सीमित रह जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। आपका जो इंटरेस्ट है पहले वो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर का डेबिट साइड को हिट करेगा एंड जब हम पेमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से तब हम इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, सो दैट जो नेट एंट्री होगा आपका जो अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्योंकि हम अल्टीमेटली इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं कैश लेजर के जरिए। क्लियर हुआ ये चीज़। यहाँ पे आपका सेक्शन 50 का जितना भी प्रोविजंस था वो सारा क्लियर होता है फ्रेंड्स, आप लोग बुक से रीड कर लेना। अब देखो यहाँ पे कुछ 2-4 प्रोविजंस और दिया है, वो थोड़ा सा हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST Act 2017 द इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 50 सबसेक्शन 1 shall be calculated in such manner as may be prescribed from the day succeeding the day on which such tax was due to paid, ठीक है। जिस दिन ड्यू था उसके बाद के दिन से आपको पे करना है। ऑनलाइन पेमेंट इवन मेड आफ्टर 8 PM will be credited on the same day to the taxpayer's account, while where will be no physical channel accepted for the GST payment, while the challan will be generated from the gst.gov.in only for all the payment of tax, fees, penalty और interest। आप अगर 8 PM के बाद भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वो सेम डे का पेमेंट माना जाएगा, ठीक है। फॉर द पेमेंट ऑफ चालान अंडर द 10,000 रुपीज़ लिमिट, अगर आप 10,000 से कम पेमेंट कर रहे हैं, इट कैन बी डन ओवर द काउंटर विथ कैश, ठीक है। कैश, चेक, DD के थ्रू भी आप 10,000 से नीचे का पेमेंट कर सकते हैं।
through authorized bank, while for the payments exceeding the amount rupees 10,000 will be collected through digital mode only। ये मैंने बता दिया था, अगर 10,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो इंटरेस्ट रिलेटेड प्रोविजंस थे वो यहाँ पे आके ख़त्म होते हैं। ये था आपका सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट। ठीक है, लेकिन साथ साथ में IGST एक्ट का सेक्शन 19 जो है वो भी आपको इंटरेस्ट के बारे में कुछ एक दो चीज़ और बताता है, वो भी हम लोग साथ में देख लेते हैं। जो सेक्शन 19 है IGST एक्ट का, वो बोलता है अगर आपने कोई टैक्स रॉन्गफुली कलेक्ट कर लिया एंड गवर्नमेंट को पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने शर्ट का सप्लाई किया एंड शर्ट पे टैक्स लगता है 12%, लेकिन आपने गलती से टैक्स कलेक्ट कर लिया 18% का और गवर्नमेंट को पे भी कर दिया। ऐसा नहीं कि आपने 18% कलेक्ट किया एंड 12% का टैक्स पे किया, आपने 18 कलेक्ट किया गलती से एंड 18 ही गवर्नमेंट को पे कर दिया, मतलब जो भी हुआ अनजाने में हुआ। ठीक है, उस केसेस पे गवर्नमेंट बोलता है कि आप जो 6% एक्स्ट्रा पे किए हो, मतलब 12 करना था लेकिन आपने 18 किया है, तो आपने जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, वो एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि वो रॉन्ग नेचर ऑफ सप्लाई है, उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, लेकिन रिफंड आपको तब मिलेगा जब आप प्रीवियस रिटर्न को फिर से क्लियर करो। मतलब आपको फिर से 12% रेट के हिसाब से रिटर्न भरना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपके लेजर में जो पहले पे किए हो वो एक्सेस पेमेंट के हिसाब से दिख जाएगा एंड एक्सेस पेमेंट दिखने के बाद आप उसका रिफंड ले सकते हैं। तो ये छोटा सा चीज़ है जो IGST एक्ट का सेक्शन 19 बताता है। तो देखिए, टैक्स कलेक्टेड ऑन इरोनियस बेसिस, आप गलती से टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर लिए 18% इंस्टेड ऑफ 12%। एग्जाम्पल्स है कि 12 लगना था लेकिन आपने 18 कलेक्ट कर लिया, इसको बोला जाएगा रॉन्ग नेचर ऑफ सप्लाई। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है गुड्स का डेफिनेशन मतलब वो कुछ और हेड में फॉल करने वाला था लेकिन आपने दूसरे हेड में फॉल करवा दिया। ठीक है, तो HSN कोड चेंज हो गया। ऐसा बहुत सारे थिंग्स होते हैं जो कि आपका नेचर ऑफ सप्लाई को चेंज कर दे रहा है। इन दैट केस दैट इज़ नॉट परमिटेड टू बी एडजस्टेड, तो आपका जो ITC होगा वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, एडजस्ट के लिए वो परमिशन नहीं दे रहा है। बट एंटाइटल फॉर रिफंड, ठीक है, आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, लेकिन बिफोर ही हैज़ टू डिपॉजिट करेक्ट टैक्स, आपको करेक्ट टैक्स जितना होना चाहिए एक्चुअली में उतना फिर से डिपॉजिट करना पड़ेगा, सो दैट इनकरेक्ट टैक्स पेड विल बी शोन एज पेड इन एक्सेस एट द पोर्टल। आपको पोर्टल में दिख जाएगा कि वो एक्सेस पे हुआ है एंड उसके बाद आप उसका रिफंड ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा चीज़ था जो आपका सेक्शन 19 ऑफ IGST एक्ट बताता था, तो मैंने आपको वो चीज़ भी क्लियर कर दी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर कंप्लीट होता है विथ आपका इंटरेस्ट, दैट इज सेक्शन 49 एंड सेक्शन 50। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ पढ़ेंगे, लाइक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में कैसे पेमेंट होता है, कैसे ITC यूटिलाइज होता है, जॉब वर्कर के केस में कैसे ITC यूटिलाइज होता है, कैसे टैक्स पेमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।